हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम एससीईआरटी का सोशल स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा चल रहा था क्लास 6 और अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 है आपका आसाम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड एग्रीकल्चर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना सीरीज़ हमने कंप्लीट किया, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला आपका होने वाला है। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं। चैनल आपका लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम आपका रेगुलरली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मैराथन क्लासेस में ले रखे हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका सोशल स्टडीज़ भी आपका मैराथन क्लासेस लगा दिया। आपका प्रीवियस ईयर आसाम हिस्ट्री, आपका रीजनिंग, मैथ्स, वो पूरा हमारा रेगुलर क्लासेस चल रहा है। तो चलिए सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लेसन नंबर 7। एंड ये आसाम रिलेटेड टॉपिक है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम्स, द स्टूडेंट विल गेट एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट ऑफ आसाम। क्लाइमेट ऑफ आसाम के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। एक्वायर नॉलेज अबाउट द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इन आसाम, आसाम में क्या क्या वेजिटेशन होता है। हैव एन ओवरऑल आइडिया व्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमारे आसाम में क्या क्या कौन सा वाइल्ड लाइफ है। फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एज रिसोर्सेज एंड फील द नीड फॉर देयर कंजर्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर इन आसाम, बहुत ही अच्छा और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये दो टाइम का दो टेम्परेचर डिफरेंस बताया गया, 29 नवंबर एंड 30 नवंबर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। इन द अबव टेबल वेदर कंडीशंस ऑफ 2 सक्सेसिव डेज ऑफ 3 डिफरेंट स्टेशंस ऑफ आसाम हैव बीन शोन। These are some of the informations of in atmosphere for a short period of time. यह बस छोटा सा पीरियड के लिए लिया गया। डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड वेदर। वेदर हमारे शॉर्ट पीरियड का जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन बताता है वो है हमारा वेदर। द एवरेज डेली वेदर कंडीशंस ऑफ द एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन एट्सेट्रा ऑफ द डे कैन बी कैलकुलेटेड। हमारा वेदर फैक्टर्स क्या क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, प्रेसिपिटेशन है। बेस्ड ऑन सच एवरेज कंडीशन वेदर फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर और नेक्स्ट डे मे बी मेड। यू माइट हैव noticed in the media like television, radio, newspaper etc. forecasting about the daily weather। हाँ जी, न्यूज़पेपर वगैरह में, हाँ न्यूज़ चैनल वगैरह में वेदर कंडीशन बताता है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस और ए रीजन फॉर ए मिनिमम ऑफ 50 years इज टर्म्ड एज क्लाइमेट। वेदर होता है हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन आपका क्लाइमेट होता है आपका लॉन्ग पीरियड के लिए। अगर मैं बात करूँगा आपका लॉन्ग पीरियड के लिए, तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए आएगा आपका क्लाइमेट, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है आपका क्लाइमेट के बारे में, जो आपका एटलीस्ट कितना ईयर होना चाहिए सर, एटलीस्ट 50 ईयर्स होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्लाइमेट बताने के लिए हमारा कितना मिनिमम कितना पीरियड टाइम होना चाहिए, 50 ईयर्स। तो ये नोट करके रखिए, एटलीस्ट क्लाइमेट के लिए हमारा 50 ईयर्स होना चाहिए कोई भी रीजन का क्लाइमेट बताने के लिए। Therefore, the weather is the atmospheric conditions of a specific place of a specific day, week, month, etc. While on the other hand, climate is the average weather condition of a place for a minimum of 40 to 50 years। ठीक है, 40 to 50 ईयर्स आपका एवरेज होना चाहिए क्लाइमेट बताने के लिए। ये कोई एक एक्टिविटी बताया गया है जो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर उसके बाद हम क्लाइमेट ऑफ आसाम का क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। Climate of a place is dependent on its location, distance from the equator, physiography, altitude from the sea level, distance from the sea, slope of the land, prevailing wind, presence of forest, etc. Because of the influence of all these factors, there is a difference in climate of Assam with the climate of other places of India. Obviously, हमारा आसाम इक्वेटर के ऊपर होगा, इक्वेटर के आसपास होगा। हमारा सी लेवल से कितना ऊपर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा आसाम का क्लाइमेट। बाकी जो जगह होगा वो इक्वेटर से दूर होगा, पास होगा। डिस्टेंस विल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंसेस। उसके बाद आपका सी लेवल से भी डिफरेंट होगा। तो इस हिसाब से आपका क्लाइमेट ऑफ आसाम और क्लाइमेट ऑफ अदर जगह से हमारा वेरी करता रहता है। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। Let us know, due to the influence of some of the climate factors, the Thar in Rajasthan is a desert. जैसलमेर एंड बीकानेर राजस्थान आर वेरी हॉट। हाँ जी, हमें पता ही है हमारा डिजर्ट एरिया है, वेस्टर्न साइड जो है हमारा इंडिया का।
ऑन द अदर हैंड द्रास, कारगिल एसेट्रा इन जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी कोल्ड, येस हमें पता है। मुंबई एंड कोलकाता सिचुएटेड नियर द सी आर नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। शिलोंग, ए प्लेस फॉर आवर नाइबरिंग स्टेट मेघालय, इज कूल बिकॉज इट इज़ लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड। ऑब्वियसली हमें पता है एल्टीट्यूड अगर हाई होगा तो वहाँ पे ठंडी होता है, ये आप सबको पता होगा। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। यू हैव रीड इन अर्लियर लेसन दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ आवर नाइबरिंग स्टेट त्रिपुरा। त्रिपुरा से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। जस्ट नॉर्थ ऑफ इट असम इज लोकेटेड बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। हमारा आसाम कौन से लेटीट्यूड पे, हमारा आसाम कौन से लेटीट्यूड पे है सर? 24 से लेके 28 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है। 24 से लेके कहाँ तक है सर? 24 से लेके 28 डिग्री, और ये कहाँ पे, कौन सा डायरेक्शन है आपका? नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ आसाम इज़ टेम्परेट। ऑब्वियसली ये रीजन हमारा टेम्परेट जोन में पड़ता है, तो अगर ये टेम्परेट जोन में है तो इसको ये वाला टेम्परेचर हमें क्या मिल रहा है? टेम्परेट क्लाइमेट मिल रहा है हमें। On the other hand, as Assam is located within the Southeast Asiatic monsoon region, influence of tropical monsoon climate is observed here. Thus, the influence of southeast monsoon, northeast monsoon, wind, hills, plateaus, and mountains surrounding in the three sides of the state, wetlands, etc., has given rise to a special type of climate in Assam. असम में आपको नॉर्थ ईस्ट का भी मानसून मिल रहा है, साउथ वेस्ट का भी मानसून मिल रहा है, प्लेटूज का भी मिल रहा है, माउंटेन्स का भी मिल रहा है, जितना सारा मिलना था सब मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा क्लाइमेट बहुत एक अच्छा और बहुत एक फ्रूटफुल हो रहा है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा। ये इस डायरेक्शन में बताया गया। देखिए हमारा आसाम यहाँ पे है, ये आपका साउथ ईस्ट से भी है, ये आपका साउथ वेस्ट से भी है, फिर ऊपर से आपका माउंटेन भी है, फिर आपका ये प्लेट्यू से भी मिल रहा है, हर जगह से हमें मिल रहा है। तो ये वाला हमारे टेम्परेचर बहुत एक सूटेबल हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट मानसून असम। हाँ जी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स द होल ईयर इन आसाम हैज़ बीन डिवाइडेड मेनली इंटू 4 सीजन्स। हमारा 4 सीजन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए क्या बोल रहे हैं। समर सीजन इन असम इज एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम अर्ली पार्ट ऑफ मार्च टू मिड जून, लास्ट पार्ट ऑफ फागुन, छोट, बहाग, जेठ, जो बंगाली में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अभी जो हमारा चल रहा था समर, ड्यूरिंग दिस पीरियड टेम्परेचर इज जनरली हाई एंड rainfall is low. Thunderstorm and hailstorm occurs during summer season. This type of thunderstorm generally occurs in the month of April, जो बैशाखी जो बोलते हैं, and is called as बोरदोईसिला by the local people of Assam. अब देखिए एक नया टर्म हमें मिला है। क्या टर्म मिला है? बोरदोईसिला। बोरदोईसिला क्या है सर? बोरदोईसिला है सर, दिस टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म जनरली occurs इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में जो थंडरस्टॉर्म होता है ना, उसको बैसाखा बोलते हैं, और उसको नाम क्या दिया गया है? बोरदोईसिला। तो बोरदोईसिला नोट करके रखिए। क्या है सर? बोरदोईसिला है हमारा थंडर, जो आपका अप्रैल मंथ में जो थंडर वगैरह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोरदोईसिला। बहुत ही अच्छा। Sometimes the cyclone also occurs in this season. During the period, the farmers of Assam start farming खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या क्या है सर? देखिए पैडी, पल्सेस, कॉर्न, पैडी, पल्सेस, कॉर्न, PPC। खरीफ क्रॉप में PPC। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। रेनी सीजन्स इज एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम लास्ट पार्ट ऑफ जून एंड कंटिन्यूज टू द एंड ऑफ द सितंबर, जो हमें बहुत ही ज़्यादा ही मिल रहा है इस बार, पता नहीं क्यों। द साउथ वेस्ट मानसून फ्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, जो हमें बे ऑफ बंगाल से आता है, कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वाटर वेपर एंड पासेस थ्रू द आसाम। वाइल पासिंग थ्रू द हिल्स ऑफ मेघालय, मिजोरम एसेट्रा, इट मूव्स अपवर्ड। हाँ जी, ये हिल एरिया जितना ऊपर चलता जाएगा इतना अपवर्ड चलता जाएगा। सम पार्ट ऑफ द एयर मास स्ट्राइक्स अगेंस्ट द हाई हिमालय माउंटेन एंड मूव्स अपवर्ड। वाइल मूविंग अपवर्ड टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्लाउड इज फॉर्म्ड एंड हैवी रेनफॉल occurs इन आसाम। ऑब्वियसली ये देख लीजिए क्या होता है। ये मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये आपका हिमालय है, और ये बे ऑफ बंगाल से आपका बे ऑफ बंगाल से आपका टेम्परेचर हीट कर रहा है। तो टेम्परेचर जब हीट करेगा तो क्या होगा कि ये वाला अपर जो टेम्परेचर होगा वो आपका अपर हिमालयन पार्ट से, या फिर आपका मेघालय वो जो एरिया जो है उससे वो पास होके चला जाएगा अपर टेम्परेचर। और लोअर टेम्परेचर हमारा इसी जोन में क्या होता है? लोअर टेम्परेचर रुक जाता है, इंक्लूडिंग आपका मॉइस्चर वगैरह, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर हमारा यहाँ पे रुक जाता है। स्ट्राइक खा के, मतलब स्ट्राइक लग के इस जोन में वो गिर जाता है। तो हमारा इस कंटेंट में क्या मिलता है?
बहुत सारा ढेर सारा हमें क्या मिलता है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे ऊपर वाला की देन से हमें बहुत अच्छा बारिश होता है। इतना होता है कि हम पानी पानी हो चुके और हमारा हालत ख़राब हो चुका है। इतना भी नहीं होना चाहिए है ना, लोगों का मतलब हालत ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस नो मेघालय इज ए नाइबरिंग स्टेट ऑफ आसाम ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून मौसिनराम ऑफ मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है आप कृपया करके ये नोट करके रख लीजिए। मौसिनराम मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड 1250 सेंटीमीटर, 1250, ये याद करेंगे आप, 1250 सेंटीमीटर, 1250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है मेघालय मौसिनराम में, जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑटम सीजन इन आसाम स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ सेप्टेम्बर टू द अर्ली पार्ट ऑफ डिसम्बर फ्रॉम आहिन टू मिड अगुन। Rainfall and temperature decreases gradually it in comparison to rainy season, because during this season the position of the sun changes from northern hemisphere to southern hemisphere. It is due to the southward migration of the sun. Temperature in northern hemisphere and gradually decreases. ये चीज़ हमें पता है कि जनरली ऑटम सीजन में, ये जो आपका सितंबर और दिसंबर में है, इस टाइम पे तो आपका सन मैक्सिमम पार्ट में होता है। तो इसके लिए ये वाला क्या पार्ट होगा सर आपका, ये वाला ऑटम सीजन आपको देके जाएगा। वो हम आपको एक्सप्लेन किए थे ज्योग्राफी में, जब आपको हमारा मतलब सन का रोटेशन हमने चेंज मतलब समझाया था। डेज आर क्लियर एंड फोरनाइट्स आर ब्राइट, रेनफॉल डिक्रीजेस, इट इज़ द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम द हॉट सीजन टू द कूल ड्राई सीजन। लाइट फॉग appears at the down dusk. Therefore, this brief period between the post-autumn and pre-winter is called the Hemanta season in Assam. Again, this is very important. Hemanta season of Assam क्या बोला जाता है भाई? हेमंत सीजन इन आसाम बोला जाता है पोस्ट ऑटम और प्री विंटर। पोस्ट ऑटम के बाद और विंटर से पहले का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेमंत सीजन बोलेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका टाइप है डी, द विंटर सीजन, द पीरियड फ्रॉम द मिड ऑफ डिसम्बर टू द एंड ऑफ फेब्रुवरी, एंड ऑफ आगुन एंड मिड ऑफ फागुन इज कॉल्ड विंटर सीजन। रेनफॉल इज स्कैंटी, मतलब बहुत कम मिलता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन एवरेज बिटवीन 8 to 20 degree centigrade. This is the period of northeast monsoon. During this period, sometime Assam experiences severe cold as northeast monsoon passes through the northern Himalaya. These winds are generally dry as it passes through the land masses. Days are generally warm while nights are cold. January and February are the coldest months. हमें पता है the year mass northeast monsoon as originates on land is deficient in water vapor and hence dry. क्योंकि उस पीरियड में कोई हमारा मतलब ये वाला आपका मतलब मानसून का कोई वो आपका विंड वगैरह नहीं ब्लो होता है, तो इसके चलते हमारे यहाँ पे कोई आपका ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं होता है, जिसके चलते हमें कोई गर्मी फील नहीं होता है, हमें ठंडी मिलता है और कोई बारिश नहीं होता है। बहुत ही अच्छा। बर्ड्स सिंग चेयरफुली एंड मेक द इन्वायरमेंट लवली। इन आसाम दिस शॉर्ट चेयरफुल पीरियड इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। हाँ जी, हमें पता है। इनफैक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स रेस्पॉन्ड टू दिस सीजनल रिदम created by the monsoon. Therefore, the short period between the winter and summer is approximately called as spring season. कोई इतना important नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक्टिविटी जो हमारे लिए बिल्कुल भी important नहीं है। आइए अभी आप let us know. Although the whole year has been divided into 4 major seasons, it is again been divided into 6 seasons based on minor differences in weather conditions. They are summer, rainy, autumn, hemanta, post autumn से लेके प्री विंटर तक, विंटर एंड स्प्रिंग। अभी एक्स्ट्रा क्या आ गया सर, हेमंत आ गया और ये आपका स्प्रिंग भी आ गया। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ आसाम, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। हैव यू नोटिस द वेजिटेशंस अराउंड अस, सम ऑफ देम आर प्लांटेड बाय अस वाइल अदर्स ग्रोन नेचुरली ऑन अर्थ सरफेस। हाँ जी, हमें पता है वेजिटेशंस दैट ग्रोज इन नेचर विदाउट द पैट्रोनेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टर्म्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो है जो अपने आप उगता है, हम नहीं करते, नाम से हमें पता चल रहा है। नेचुरल वेजिटेशंस इंक्लूड्स द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड स्क्रब्स। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन आसाम इज नॉट यूनिफॉर्म। क्वालिटी एंड टाइप ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप ऑफ द लैंड etc. determines the differences in natural vegetation. Besides this, the vegetations
of marshy and swampy lands, wetlands, variations in landforms on high lands gives rise to different types of vegetation. वेजिटेशन बोल रहा है कि आपका ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. हायर एल्टीट्यूड में आपको अलग से वेजिटेशन मिलेगा और प्लेन एरिया में आपको अलग से वेजिटेशन मिलेगा. On the basis of appearances, characteristics and adaptations to climate, the natural vegetation of Assam may be classified into following types. अब ये जो वेजिटेशन जो आपका आसाम में मिल रहा है उसका कुछ टाइप आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. बहुत ही अच्छा. चलिए मैडम हम आगे चलेंगे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन आसाम ग्रोज जनरली इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज अबाउट 200 सेंटीमीटर. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा भाई? जहाँ पे आपका 200 सेंटीमीटर टेम्परेचर होगा, इज़ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए. और आपका रेनफॉल कितना होना चाहिए सर? आपका रेनफॉल होना चाहिए 200 सेंटीमीटर. बहुत ही अच्छा. The hot humid region with a short dry season. On the foothill region of Brahmaputra Valley, especially in northeastern margin, North Kachar Hill, the Barak Valley, North Kachar Hill हो गया, Barak Valley tropical evergreen vegetation is found. In this forest, valuable tree like mahogany, jamu, bamboo, shishu, amri, sandalwood, होकान एक्सेट्रा आर फाउंड. तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन में क्या क्या मिलता है सर भाई? वो आप एक्सप्लेन करेंगे, वो आप लिख के रखेंगे. महागनी मिलता है, जामू मिलता है, बैम्बू मिलता है, शीशु मिलता है, अमरी मिलता है, सैंडलवुड मिलता है, खोकान मिलता है. ये सब हमारे इंपॉर्टेंट हैं. और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा भाई? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलेगा नॉर्थ काचार हिल्स में और आपका मेनली बराक वैली में, जो हमारे एरिया होता है. फिर हम आगे बढ़ेंगे. फिर देखिए कौन सा बोल रहा है. लेट अस नो tropical areas with high rainfall gives rise to tropical rainforest. These forests are thick and full of different plant species. The trees shed their leaves during different times of the year, hence this forest look evergreen. Nameri of Sonitpur, Joyding and Paniding of Tinsukia district are example of such rainforest. Tropical deciduous forest. Tropical deciduous forests are also known as monsoon forest. Again this is very important. मॉनसून फॉरेस्ट किनको बोला जाता है भाई? मॉनसून फॉरेस्ट है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ये मॉनसून क्यों बोला जाता है? कि ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है. ये कब आपका प्लांट आगे बढ़ेगा, कब ये पूरा आपका मतलब पूरा पत्ता वगैरह सब गिर जाएगा, ये आपका मॉनसून के ऊपर डिपेंड करेगा. इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे आप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. द शेड देयर लीव्स वंस इन ए ईयर. दिस वेजिटेशन रिक्वायर रेनफॉल बिटवीन 80 to 200 सेंटीमीटर. आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था आपका 200 के ऊपर, लेकिन ये आपको मिलेगा आपको 80 से लेके 200 सेंटीमीटर तक. आपको क्या क्या मिलेगा? टीक, साल, सामूल, महुआ, रोजवुड, बैम्बू, कोयर, नीम एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. इन दुबली, बोंगाईगांव, ग्वालपारा, बोरपेटा, नलबारी, कामरूप, दारंग, मोरीगांव, कामरूप, साउदर्न पार्ट ऑफ नौगांव, सोनितपुर एंड कार्बी आंगलोंग, दिस वेजिटेशंस आर फाउंड इन एबंडेंस. ये आप थोड़ा ऊपर ऊपर में देख लेंगे, ये सब आपने देखा होंगे ये सब ट्रीज वगैरह. फिर हम आगे बढ़ेंगे. ए वैरायटी ऑफ ग्रासेस इंक्लूड्स रीड्स, स्वम्प, वेजिटेशन, पाम एक्सेट्रा आर फाउंड हियर. In the marshy and the swampy land, including the wetlands, aquatic plants like marshy grasses, water hyacinth, lotus, etc. are found. Tropical grasslands. Tropical grasslands are one of the most important natural vegetation of Assam. On the foothill region of Himalaya or Tarai region, in the plain region, the Brahmaputra and its large tributaries, these grasslands are found. ये आप सबने देखा होगा, ये आपका हिली एरियाज वगैरह में या फिर जो आपका मतलब होना है रिवर वगैरह के बगल में जो ये वगैरह ये सब आपको मिलता होगा, ये वाला ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम आगे बढ़ेंगे. ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन द मानस नेशनल पार्क इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रासलैंड्स कहाँ पे मिलेगा? ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन द मानस नेशनल पार्क इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. बहुत ही अच्छा. इन दिस ग्रासलैंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ हर्ब्स लाइक ग्रास, बैम्बू, fruit tree, thatch, reed, etc. are found in plenty. Besides such type of plants on the lakes and the wetlands in the valley of the Brahmaputra and the Barak, hyacinth, lotus, water lily, etc. sprout. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्या बोल रहे हैं भाई? Besides the major natural vegetations mentioned above, different types of vegetation specific to certain places grown either abundantly or
scantily is shown in the map. These include bamboo, depleted forest and plantation forest. ये नेचुरल आपका प्लांटेशन कहाँ पे कौन सा चीज़ बोल रहा है, ये आप आपको एक बार पूरा अच्छे से देख लेंगे। ये आपको पूरा फिगर बेस में अच्छे से बताया गया। ये एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन। Vegetation is a widely used natural resource. Vegetation releases oxygen gas which is essential for living and it consumes carbon dioxide that we release while breathing. Pollution in atmosphere is naturally controlled by vegetation. Obviously जो हमारा जो pollution वगैरह है ये हमारा vegetation हमारा plants मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज रेस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। हाजी forest helps in conserving soil moisture, increases soil fertility. We make our wooden furniture from trees. Besides using it in construction of houses, doors, windows, a raised platform, chair, table, desk, bench, etc. We also use tree as a source of fuel. Some vegetations found in the forest of Assam are also used as herbal medicines. Resins, gums, lac, etc. are forest products. Various types of orchids that grow in the forest of Assam are used for decorative purposes and different types of trees, flowers and fruits etc. are valuable forest resources. Bamboo and cane have been traditionally used for different purposes including handicraft making. Look at the pictures figure 7.6 and find out some of the uses of forest and its products. बहुत ही अच्छा, ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है ये सारा हमारा फॉरेस्ट वगैरह से हमें मिल रहा है जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपके लिए, दैट इज़ योर वाइल्ड लाइफ। ये हमारा कितना मिनट टाइम हो रहा है भाई? 21 मिनट टाइम हो रहा है। और अभी अपना अटेंडेंस लगाइए, कौन कौन हमारे यहाँ तक हमारे साथ प्रेजेंट है। अटेंडेंस में प्रेजेंट लगाइए सर। कौन कौन देखते हैं कि आप सीरियसली कितने लोग मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि इस एससीईआरटी को लेके कितना सिलेबस, मतलब बोलते हैं कि बहुत आसान है, ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। भाई जब एमसीक्यू करने लगते हैं तो 20 में आता है, 10-12 मार्क्स आता है। अगर आपको इतना आता है तो आपको तो 20-20 में मिलना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको चैप्टर को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आप एमसीक्यू आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा लाइन टू लाइन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करा सकते थे। लेकिन हमें लगा नहीं, हमें अगर मैं ये चीज़ पूरा पढ़ के आपको शॉर्ट नोट भी तो दे सकता था, लेकिन इससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप पूरा चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना सर, तो उससे आपको बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें आता है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन हमने पूरा पढ़ रखा है। तो इससे हमें एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा कि बाकी कुछ तो पता नहीं, लेकिन एससीईआरटी पूरा पढ़ के आए। तो यही मोटिवेशन के लिए सर हम पूरा लाइन टू लाइन आपको समझा रहे हैं। नहीं तो इतना टाइम लेने का क्या ज़रूरत है? 10 मिनट का लेक्चर पूरा शॉर्ट नोट एक्सप्लेन कर दो और बात ख़त्म कर दो कुछ एमसीक्यू लेके। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको पूरा 100% ही कराएंगे। चलिए मैडम फिर हम आगे बढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या बोल रहे हैं भाई? द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स हाउस टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, reptiles, birds, ants, honeybee, etc. are found. One-horned rhinoceros, elephant, tiger, wild buffalo, bear, hillock gibbon, golden langur, deer, different of variety of birds, mongoose, etc. are found in large numbers. In the wetland, varieties of fish fauna, including ornamental local fishes, are found. Ivory industry of Assam has international reputation. Okay. फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट। अभी ये आ गया वाइल्ड लाइफ। बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 7 नेशनल पार्क। हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है भाई? हमारा वाइल्ड लाइफ मार्क करके रखिए, स्टार जितना लगाना है लगा दीजिए। हमारे पास 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है भाई हमारा? 17। और हमारा नेशनल पार्क कितना है भाई? हमारा 5 था पहले, अभी 2 और नया बना, तो आपका नेशनल पार्क हो गया 7। हमारे पास अभी 7 नेशनल पार्क है। जितना डेज इतना नेशनल पार्क। और एक देखिए लास्ट डिजिट सेम सेम है ना, 7 नेशनल पार्क 17, लास्ट डिजिट में आपको दोनों में 7 मिल रहा है। बहुत ही अच्छा, क्या टॉपिक बनाए भाई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 7 नेशनल पार्क। बिसाइड दिस ए प्रपोजल ऑफ 2 मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमारा कितना प्रपोजल में है अभी भाई? अभी और कितने आने वाले हैं? अभी और 2 आने वाले। 2 मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज अंडर डिस्कशन। द फॉलोइंग टेबल शोज द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज इन आसाम।
बहुत ही अच्छा, और ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेम ऑफ द नेशनल पार्क काजीरंगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है भाई? गोलाघाट में है, नौगांव में। नेम ऑफ मेंशनेबल वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचुरल फॉर्म्स, वन हॉर्न राइनो। ये आप ये पूरा चीज़ तो हमें याद तो नहीं होगा, लेकिन हमें कम से कम आपको पहला वाला आपको ज़रूर याद करना है, पहला वाला आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे काजीरंगा में, काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, ये आपको याद करना है। मानस किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए फेमस है, इसलिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो मानस से रिलेटेड है। डिब्रू सैखोवा में क्या फेमस है भाई? डिब्रू सैखोवा में वाइल्ड हॉर्स फेमस है। डिब्रू सैखोवा पे है कहाँ पे? वो तिनसुकिया में है। नामेरी कहाँ पे है? सोनीतपुर में है। अगेन दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टाइगर। फिर औरंग क्या है? औरंग क्या है? राइनो है। औरंग को क्या बोलते हैं भाई? औरंग को बोलते हैं आपका म्यूजिक मिनी काजीरंगा बोलते हैं ना, मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं औरंग को। और ये औरंग है आपका स्मॉलेस्ट भी माना जाता है। फिर अभी जो नया बना वो है आपका दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई कब बना आपका? 9 जून 2021 में बना। और रायमना कब बना आपका भाई? रायमना हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के दिया था, और हमने आपको बोला था रायमना कब बना भाई? रायमना बना आपका 5 जून 2021। बहुत ही अच्छा। और रायमना किस लिए फेमस है भाई? रायमना फेमस है आपका गोल्डन लंगूर के लिए। आप ये ज़रूर ज़रूर देखेंगे। रायमोना किस लिए फेमस है भाई? रायमोना फेमस है आपका गोल्डन लंगूर के लिए। ये चीज़ आप ज़रूर याद करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गर्म पानी एलिफेंट के लिए है। ये एक बार रीडिंग मार लेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इतना कौन सा एलिफेंट आ रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नेशनल पार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गर्म पानी। उसके बाद फिर आगे तो कुछ इतना पवित्रा, ये सब अब एक पवित्रा एक बार देख लेंगे। पवित्रा में क्या है? राइनो है। ईस्ट कार्बी आंगलोंग नाम्बार, मारत लोंगरी, बोराइल। ये लास्ट वाला ये चीज़ आप ज़रूर याद करेंगे। ये लास्ट जो हमारा बना वो बना है हमारा बना है बोराइल, वो है आपका काचार पे। ठीक है सर। फिर अभी ये प्रोपोज्ड, ये बस अभी इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रोपोज्ड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सा है? ये है आपका बोरदाईबाम और नॉर्थ कार्बी आंगलोंग। नॉर्थ कार्बी आंगलोंग नॉर्थ कार्बी आंगलोंग नॉर्थ कार्बी आंगलोंग और बोरदाई बाम बिलमुख। बोरदा बड़ा भाई को बोलते हैं बोरदा, तो बोरदाई बाम बिलमुख लखीमपुर एंड धेमाजी में है। माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश एंड वेटलैंड के लिए फेमस है। और ये नॉर्थ कार्बी आंगलोंग है आपका एलिफेंट। ये दोनों आप ज़रूर ज़रूर देखेंगे ये दोनों। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा, बोरदाईबाम बिलमुख और कार्बी आंगलोंग, बहुत ही अच्छा नॉर्थ कार्बी आंगलोंग। फिर ये आसाम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन सा कहाँ पे मिलता है ये आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन हमें नहीं पता, मतलब हमें नहीं लगता है कि ये इतना डिटेल्स में पूछेगा कि कौन कहाँ पे है। लेकिन हाँ ये एपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला फिगर। चलिए फिर हम आगे आगे करेंगे। तो मैं इसके लिए तो इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमें कैसे कंजर्व करना है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। बहुत ही अच्छा। विदाउट नेचुरल वेजिटेशन द surface of the earth is dull. Natural vegetation help us to maintain beauty of the earth. Vegetation's cover of the earth's surface controls the climate. It provides protection and shelter to many wildlife and helps human beings in their way of living. Some of the basic needs of man like food, medicine, etc. are derived from the vegetation. With the increase of human population, more spaces are required for agricultural use and urban growth. As a result of indiscriminate felling of trees, killing of wild animals, cutting of hills, filling up of the low-lying areas without any plants have threatened the vegetations and animal life. धीरे धीरे करके हम एनिमल लाइफ को टारगेट कर रहे हैं, प्लांट्स वगैरह काट रहे हैं, हम फॉरेस्ट वगैरह में सेटल हो रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इससे नेचुरल वेजिटेशंस बोलिए एनिमल मतलब वाइल्ड एनिमल्स, इनका इफेक्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छा, अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा, वो तो हम समझाने के लिए बोल रहे थे, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। Of late, different wild animals like elephant, tiger, rhino, etc. move frequently to the populous area in search of food. Due to such irrational activities of man, the ecological balance has been disturbed. The unscrupulous person have cut down, unscrupulous मतलब जो सनकी लोग होते हैं उनको बोलते हैं unscrupulous.
सन की पर्सनस हैव कट डाउन, सन की मतलब जो जो मर्जी वाक कर ले, किसी को सुनता नहीं है। किल्ड एनिमल्स फॉर मीट, स्किन, हॉर्न, आइवरी, एलिफेंट टास्क एसेट्रा, एंड sell them without proper permission from the government. Besides using wood, timber, and other valuable products locally, these are supplied to different destinations illegally. Ornamental fishes and many aquatic organisms have a very good demand in the national and international market. If these activities are allowed to continue unchecked, the whole ecological balance will be greatly and many go beyond a repair. Therefore, it is our duty to preserve the natural vegetation and wildlife. बोल रहे कुछ पैसों के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं ना, इनका कुछ मॉनिटरिंग बॉडी है स्ट्रिक्टली, ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर इसी हिसाब से अगर हम करते गए तो एक दिन होगा कि ये सब विनाश हो जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इनको सेव करें। अगर कोई ये सब कर रहा है अब तो हम उनको रोकें, हम कंप्लेंट करें और हम कानून के हवाले करें। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो कुछ एक मतलब अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आया, हमें सुन के बड़ा मतलब पढ़ के बहुत दिल को सुकून मिला कि मतलब एक आदमी या दो आदमी था, किसी एक वाइल्ड एनिमल को मार दिया गया था। कोई एक मतलब वो मैं नाम भूल गया हूँ। तो उनके लिए मतलब ये फर्स्ट टाइम इन आसाम में दोनों को डेथ सेंटेंस दे दिया वाइल्ड एनिमल को मारने के लिए। तो दिल को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ऐसे होना चाहिए। Thanks to some non-government organized NGOs that come up with a bold policy to preserve the natural vegetations and wildlife which ये ऐसा है कि कुछ एनजीओ भी है जिसको ये चीज प्रोटोकॉल मतलब ये प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है, एंड वी रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। Among this organization, World Heritage Group, World Wildlife Fund, Aranyak Nature's Beacon, Pravati Pokhari, etc. are important. Here we should mention the name of the jungle man of Assam, Jadab Payang. जदब पायंग ये तो हमारे लिए प्राउड है, ये हमारे प्राउड है जदब पायंग, who has made a forest area for the protection of plants and wild animals on his own effort. ये फॉरेस्ट मैन ऑफ असम बोलते हैं जादव पायंग, ये आप मार करके रखिए। जादव पायंग इज़ द फॉरेस्ट मैन ऑफ असम। इनको काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। वी रियली सैल्यूट दिस मैन, जिन्होंने खुद से एक फॉरेस्ट अपने खुद से बना लिया। हम खुद एक ट्री नहीं लगाते वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में, मतलब हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए, सब बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए, लेकिन हम खुद से कुछ करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते। लेकिन मैं उनको सब सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, वो खुद से एक फॉरेस्ट बना लिए। Based on these policies and actions program nowadays, different government organizations and educational institutions have prepared syllabus and courses for the preservation of biodiversity. लेकिन हाँ, बहुत अच्छा एक चीज़ तो ये है कि अभी तो ऐसा गवर्नमेंट रूल है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में तो पूरा हर स्कूल कॉलेज में मतलब वेजिटेशन लगाना इज़ मैंडेटरी, इज़ मस्ट। तो एक चीज़ तो थोड़ा अच्छा किया, तो थोड़ा तो बेटर हम कर रहे हैं। एटलीस्ट बाय द टाइम ग्रेजुअली वी आर इम्प्रूविंग, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड वी रियली अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव। चलिए सर, हम एग्रीकल्चर पे आ गए। एग्रीकल्चर ऑफ एनी प्लेस इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन इट्स क्लाइमेट एंड सोयल। द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ आसाम, इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून, soil, etc. are suitable for agricultural practices, and hence people of Assam are dependent on agriculture. A major section of the people, 70% of Assam are engaged in, अभी देखिए इंडिया में अगर पूरा बात करेंगे तो 70%, और आसाम में भी बोल रहे हैं कि 70% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज है। बेस्ड ऑन सनशाइन, rainfall, soil quality, slope of the land, etc., a variety of crops are grown in different parts of Assam. You are aware of the fact that on the vegetations in weather conditions, the whole year in Assam has been divided into 4 seasons. अभी हमने थोड़ी देर पहले सीजन्स के बारे में डिस्कस किया था भाई। Depending on the amount of rainfall, temperature, etc., different crops are raised in different seasons. During the south to west monsoon season, temperature and rainfall are very high. During the summer and the rainy seasons, rice, jute, pumpkin, etc. are grown. During dry season, rice suitable to lower-lying areas, wheat, maize, mustard, potato, vegetable like cabbage, cauliflower, beans, carrot, etc. are grown abundantly। जो हमारे गर्मी के टाइम में होता है, मतलब सर्दी के टाइम में जब मतलब होता है, जब बारिश वगैरह नहीं होता, उस पीरियड का बात कर रहे हैं कि आप सबको पता होगा। ड्यू टू congenial weather condition in Assam, crops like tea, coffee, congenial weather मतलब बहुत suitable weather condition in Assam, crops like tea, coffee, rubber, coconut, betel etc. are also grown.
टी, कॉफ़ी, रबर आर प्लांटेशन क्रॉप्स। ये टी देखिए अभी इम्पोर्टेंट है, ये क्या कौन सा भाई, अभी ये प्लांटेशन क्रॉप्स किन किन को बोला जाता है? टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया। टी, कॉफ़ी, रबर आपका क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। असम रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टी। ये आप सबको पता होगा, असम रैंक करता है आपका प्रोडक्शन ऑफ टी में, और टोटल प्रोडक्शन में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है वो? 55%। इंडिया में टोटल टी प्रोडक्शन का अकेला असम 55% आपका है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है। बहुत ही अच्छा। लेट अस नो plantation crops are commercial oriented. A huge amount of capital is invested for its production. Modern methods are applied and the production may continue for several years. Production is generally market oriented. Tea, coffee, mulberry, etc. are plantation of crop of Assam. From the discussion made, we have understood that during summer and the rainy season, the temperature and the precipitations are high and crops suitable for cultivation during that period are practiced. बहुत ही अच्छा. On the other hand, temperature and rain both are low during the winter season and hence crops which require less water are grown. Thus, climate and agriculture are interrelated. हाँ जी, हमें पता है क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर आर इंटररिलेटेड. अगर आपका क्लाइमेट नहीं अच्छा होगा तो हम कहाँ से एग्रीकल्चर करेंगे सर? अरे मैडम चलिए हम करेंगे. थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड: द combined atmospheric conditions of a place consisting of temperature, pressure, precipitation, wind, water vapor etc. is collectively called weather. ओके, वेदर होता है हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्लाइमेट होता है हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस इज एटलीस्ट 50 ईयर्स. मतलब 40 से लेकर 50 ईयर्स होना चाहिए क्लाइमेट बताने के लिए किसी एक रीजन का, किसी एक जगह का. बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स द होल आसाम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स. हमें पता है समर, रेनी, ऑटम, विंटर, और उसको फर्दर डिवाइड किया गया 6 रीजन से. ठीक है. Based on the appearances, characteristics and adaptations to climate conditions, the natural vegetation Assam is divided into tropical evergreen, tropical deciduous and tropical grassland vegetations. तो vegetation के हिसाब से कितना पार्ट डिवाइड किया? 3 पार्ट. सीजन 4 और vegetation 3. At present, there are 17 wildlife sanctuary and 7 national parks and 2 proposed wildlife sanctuary in Assam. हाँ जी, हमने पढ़ा था. और proposed में कौन सा है अभी हम नाम बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में. क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर इंटररिलेटेड, हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था. और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा डिटेल्स डिस्कशन ख़त्म हो जाता है. और अभी हम करेंगे एमसीक्यू. और आप एमसीक्यू, चलिए अभी हम इस टॉपिक के ऊपर आपका एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत आसान क्वेश्चन है. आई होप आपको ये वाला अच्छा लगेगा. चलिए सर हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रीज हैविंग कॉनिकल शेप आर कॉल्ड व्हाट? कॉनिकल शेप में जो आपका ट्रीज वगैरह होता है इसको क्या बोलते हैं सर? आंसर इज योर कैनिफेरस. कॉनिफेरस आपका शेप में होगा, आपका कॉनिकल जो होगा ओबियसली कॉनिकल से कॉनिफेरस. क्वेश्चन नंबर 2, पीपल, नीम एंड शीशम आर ट्रीज. ये कौन से कैटेगरी में आपका आएगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, मैंग्रोव. ऑब्वियसली ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आएगा ये पीपल वगैरह, पीपल का जो ट्री होता है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? जैसलमेर एंड बीकानेर ऑफ राजस्थान आर हॉट, वेरी हॉट, मॉडरेट. अभी हमने एक्सप्लेन किया था. आंसर इज योर वेरी हॉट, क्योंकि वो आपका डिजर्ट एरिया है. क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड बारिश इज द वर्ड ऑफ, वर्ड नहीं होगा, वर्ड ऑफ हिंदी, उर्दू, संस्कृत. एक बारिश का मौसम. आंसर इज योर उर्दू. बारिश जो वर्ड है वो आपका उर्दू वर्ड है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इज कॉल्ड व्हाट? रिट्रीटिंग मानसून को हम क्या बोलते हैं? आंसर इज योर ऑटम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? आवर नेशनल एनिमल इज, ये आप सबको पता होगा. आंसर इज योर टाइगर. क्वेश्चन नंबर 7, आवर नेशनल बर्ड इज. अगेन ऐसे कोई नहीं होंगे आप में से जो इसका आंसर नहीं पता होगा. आंसर इज योर पीकॉक. क्वेश्चन नंबर 8, साइबेरियन क्रेन्स अराइव इन इंडिया इन द मंथ ऑफ. अगेन ये मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है. आंसर इज योर दिसंबर, क्योंकि उस टाइम पे आपका बारिश वगैरह कम होता है तो उस हिसाब से आपको पूछा गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है? वेरी इजी, आंसर इज योर सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्या रिलीज करता है सर प्लांट्स? हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा उल्टा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द सीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सा सीजन नहीं है, आपको बताना है। आंसर इज योर क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मार्च टू मई इज द सीजन ऑफ, मार्च से लेके मई पे जो होता है वो अभी हमने डिस्कस किया, ये कौन सा सीज़न है सर? आंसर इज योर हॉट वेदर सीजन, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है आपका। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं देखिए, एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन ड्रॉट, स्नोफॉल, रेन्स, फ्लड, एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है? वेरी इजी, आंसर इज योर रेन्स। क्वेश्चन नंबर 14, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, कहाँ पे मिलेगा? सेलाइन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरबन इज लोकेटेड इन, सुंदरबन कहाँ पे है सर? आपको पता होगा, वेरी इजी, सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज, विंटर सीजन में सन रेज कहाँ पे होगा? फॉल्स जिगजैग, फॉल्स हॉराइजॉन्टली, फॉल्स डायरेक्टली, फॉल्स स्लैंटली, वेरी इजी, फॉल्स स्लैंटली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डज द कोल्ड सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया, इंडिया में और असम में जो भी बोलिए, कब आपका कोल्ड सीजन पाया जाता है? वेरी इजी, आंसर इज योर दिसंबर से लेके फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नीचे में से कौन सा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? बोलिए सर। वेरी इजी, आंसर इज योर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? वेरी इजी, आंसर इज योर मानसून। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिर फॉरेस्ट इन डैश इज़ द होम ऑफ लायंस, कहाँ पे मिलेगा सर? ये आपको कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बोलेंगे। और ये हमें आपका लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। आपका मोटिवेशन ही हमें और मोटिवेट करता है और एक वीडियो बनाने के लिए, बना के आपके सामने लाने के लिए। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। And with this note, I will take your leave. Goodbye. Take care.